गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर जो दोस्तों रेड फोर्ट के पास में आपको एक ब्लास्ट देखने को मिला था, उसके बारे में थोड़ी और बातें यहाँ पे बताई गई हैं। दरअसल में जो ये पूरा का पूरा मसला है ना, अब यहाँ पे इसकी जो तारें जुड़ के आ रही हैं, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ के आ रही हैं। यहीं पर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स थे जो यहाँ पे काम किया करते थे। और एक्चुअली सरप्राइजिंग तो ये है कि वो लोग जो कहीं ना कहीं ओथ लेते हैं कि हम जान बचाएंगे लोगों की, वो यहाँ पे कुछ डॉक्टर ऐसे थे जो निर्दोष लोगों की यहाँ पे जान दरअसल में ले रहे थे। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो ब्लास्ट के अंदर कुछ डॉक्टर एक्यूज्ड है ना, उनमें से दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेड फोर्ट को विजिट किया था जनवरी के महीने के अंदर। बेसिकली उनके मोबाइल फ़ोन जो हमें मिले हैं, उसके अंदर देखा जा रहा है उनकी तस्वीरें, और तस्वीरों में जनवरी की एक तस्वीर है जहां पर वो रेड फोर्ट के सामने फ़ोटो ले रहे हैं। इसके अलावा एक और डाउट ये अभी सामने आ रहा है, वो ये है कि इनमें से जो एक अक्यूज़्ड है ना, वो दरअसल में तुर्की गया था कुछ साल पहले। अब टर्की गया था, तो वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि शायद वो जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स को यहाँ पे वो मिला, वहीं पर से पूरी प्लानिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई। एंड इस तरह से काफ़ी ज़्यादा ये कोशिश कर रहे थे कि इस तरह से भारत के अंदर यहाँ पे एक टेररिस्ट गतिविधि की जाए, एक बॉम्ब ब्लास्ट किया जाए। और इसीलिए मोदी लेड जो आपकी कैबिनेट है, इसने यहाँ पे ब्लास्ट को टेररिस्ट इंसिडेंट के तौर के ऊपर यहाँ पे कंसिडर किया है, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो उम्मीद यही है कि बहुत जल्दी इसकी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं हमारे सामने आ पाएंगी, ताकि देश में और भी अच्छे से हम शांति इस्टेब्लिश कर पाएं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो मैं कल भी बात कर रहा था कि एक हमें लगता था पहले के टाइम के ऊपर कि टेररिज्म के अंदर अनपढ़ लोग होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये देखो ना, ये लोग कितने पढ़े लिखे लोग थे, पर फिर भी ये पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इससे खराब बात क्या हो सकती है? तो सिर्फ पढ़ लिख लेने से कोई यहाँ पे समझदार नहीं होता। पढ़े लिखे लोगों को भी यहाँ पे रेडिकलाइज किया गया है, पढ़े लिखे लोगों को भी यहाँ पे टेररिज्म में यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये अपने आप में काफी चिंताजनक विषय है और हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि टेररिज्म की इस देश में कोई जगह नहीं हो सकती। इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट तरह से ही डील करना पड़ेगा, एक बहुत ही अच्छे ढंग से इनको हैंडल करना पड़ेगा, ताकि ऐसी गतिविधि भारत में कभी दोबारा ना हो। दोस्तों, डेट है आज की 13 नवंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला दोस्तों जो टॉपिक डिस्कस करना है, वो हमें GRAP ग्रैप के बारे में डिस्कस करना है। दोस्तों, जो लोग आप में से दिल्ली में हैं या दिल्ली एनसीआर में हैं, उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि दिल्ली की हवा कितनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। देखो, मैं खुद भी यहीं रहता हूँ, मैं दोस्तों से भी मिलता हूँ, स्टूडेंट से भी मिलता हूँ, ठीक है? सबकी सेहत खराब हो रखी है आज के समय के ऊपर, और उसका एक मुख्य कारण है कि दिल्ली में इतना, इतना, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है कि बताने लायक ही नहीं है बात, राइट? अब थोड़ा समझते हैं इन चीज़ों को। देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। देखो, जब हम बात करते हैं ना एयर पॉल्यूशन की, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मान लीजिए हवा की क्वालिटी खराब हो रही है, वो एयर पॉल्यूशन है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ केमिकल, कुछ फिज़िकल या बायोलॉजिकल एजेंट के होने की वजह से आपके एटमॉस्फेयर का नेचर बदल जाता है, उसी को बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। अब ये क्यों हो सकता है? देखो, यहाँ पे आपके हो सकता है आपके व्हीकल की वजह से हो, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ की वजह से हो, आग लगने की वजह से हो, पराली जलाने की वजह से हो, कंबस्टन की वजह से हो। ये सब अलग-अलग कारण यहाँ पे बन जाते हैं आपके एयर पॉल्यूशन के। अब इसमें आप नोटिस करिएगा, भारत में जो हम मेजर करते हैं ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो दरअसल में जो फ्रेमवर्क है, वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स। और यहाँ पर 8 मेजर पॉल्यूटेंट देखे जाते हैं। ये नाम आप प्लीज ध्यान में रखना। एक है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड। अब दो बातें जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, एक तो ये है कि यहाँ पर हम चेक क्या कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यानी यहाँ चेक होती, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड दरअसल में एक क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट होता है, वो क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट नहीं है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देखी जाती, कार्बन मोनोऑक्साइड देखी जाती है। और ये जो ओजोन है ना, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक होती है दोस्तों गुड ओजोन, एक होती है आपकी बैड ओजोन। जो आपकी ट्रोपोस्फेयर के पास में फॉर्म होती है, जिसको हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बोलते हैं, ये अपने आप में बैड ओजोन है। जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होती है, वो अपने आप में गुड ओजोन होती है। तो ये जो हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ओजोन का फॉर्मेशन, ये हमारे लिए चिंताजनक विषय हो जाता है। तो ये आपका
8 मेजर पॉलिटेंट्स के अंदर यहाँ पे इसको हम ये देखते हैं एंड उसी को फिर हम 0 से 500 के स्केल में हम यहाँ पे उसको कन्वर्ट करते हैं। अब होता क्या है, उसके हिसाब से जो स्कोर आता है उसके हिसाब से हम बता पाते हैं कि हवा की क्वालिटी कैसी है। अगर AQI 0 से 50 के बीच में है तो हवा की क्वालिटी अच्छी है, 51 से 100 के बीच में सेटिस्फैक्ट्री है, 101 से 200 के बीच में मॉडरेट है, 201 से लेकर 300 के बीच में पुअर है, 301 से 400 के बीच में वेरी पुअर, और 400 से भी ऊपर चली जाए तो दोस्तों वो सीवियर कैटेगरी में आ जाती है, तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। अब दिल्ली वालों को तो देखो मतलब क्या ही बताऊं अब मैं, हम लोग तो सीवियर वाली ही कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जी रहे हैं, और अभी जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 को पार कर चुका है। और होता पता क्या है, हमारे यहाँ पे ना ग्रैप एक सिस्टम है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि अगर मान लो हवा की क्वालिटी खराब होती जा रही है तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो AQI 200 से ऊपर चला गया तो स्टेज 1 आ जाएगी ग्रैप की, अगर 300 से भी ऊपर चला गया तो स्टेज 2 आ जाएगी, अगर 400 से ऊपर चला गया तो स्टेज 3 आ जाएगी, और अगर 450 से भी ऊपर चला जाता है तो स्टेज 4 आ जाती है। अभी दोस्तों दिल्ली का AQI जो है वो 400 से ऊपर चल रहा है, एंड इसीलिए जो थर्ड स्टेज है आपकी ग्रैप की वो यहाँ पे सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दी है। अब इसमें क्या होगा इस ग्रैप 3 के अंदर, देखो इसमें अब आ रही जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है जिससे डस्ट जनरेट होती है, या फिर किसी को बिल्डिंग को डिमोलिश करना होता है, उसको खत्म करना होता है, इसके ऊपर कंप्लीट बैन लग जाएगा। क्योंकि देखो इससे बहुत बहुत ज़्यादा डस्ट जनरेट होती है, ऑलरेडी जो हवा इतनी ज़्यादा दूषित है वो और ज़्यादा खराब यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीवर, वाटर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिकल लाइंस, इनके लिए कुछ भी खुदाई का काम करना होता है, वो सारे खुदाई के काम पे रोक लग जाती है। इसके अलावा ईंटों का काम हो गया, वेल्डिंग का काम हो गया, पेंटिंग, सीमेंटिंग, प्लास्टरिंग, कोटिंग का काम हो गया, टाइल काटना हो गया, वाटर प्रूफिंग, रोड रिपेयर, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, डस्ट जनरेटिंग मटेरियल को हटाना, उनको ट्रांसफर करना, लोड अनलोड करना, इन सब के ऊपर पूरा तरह से बैन लग जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगती हैं टाइप ऑफ व्हीकल के हिसाब से। जैसे मान लो देखो, अब तो हम लोग, आप लोगों ने देखा भी होगा, अब तो हम लोग भारत स्टेज 6 नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपकी गाड़ियां जो होती है ना, उसमें भी आपने नोटिस किया होगा, जो नई गाड़ियां आ रही हैं वो भारत स्टेज 6 की आ रही हैं। जितना ज़्यादा नंबर अच्छा होगा उतना ज़्यादा ही हम कह सकते हैं वो उतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं कंपैरेटिवली टू प्रीवियस। जैसे जो भारत स्टेज 3 है या उससे पुराने वाले हैं मॉडल्स हैं, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल लाइट मोटर व्हीकल जो होते हैं, इनके ऊपर बैन लगा दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल मीडियम व्हीकल्स हैं उनके ऊपर बैन लगेगा अगर वो BS3 से नीचे की हैं। अगर BS4 या BS6 है तो उनके ऊपर बैन नहीं होता। ऐसे ही एंट्री के ऊपर भी बैन लग जाता है अगर BS3 से नीचे की व्हीकल्स हैं। बाकी दिल्ली के अंदर जो बसेस वगैरह चलती हैं वो केवल इलेक्ट्रिक, CNG या BS6 वाली ही चल सकती हैं। एंड इनफैक्ट जो आसपास के NCR वाले स्टेट्स हैं वहाँ से अलाउड है, पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक, CNG और BS6 वाली। बाकी कुछ ऐसी गाड़ियां जो ऑल इंडिया टूरिस्ट वाली हैं या टेम्पो ट्रैवलर है, उनको देखो अलाउड होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हम करते हैं। बाकी इसके अलावा भी हम बच्चों की जो एजुकेशन है क्लास 5वीं तक की, उनको भी सोच लेते हैं कि चलो इनको घर से ना, मतलब घर से ये पढ़ लें, स्कूल लाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बच्चों के ऊपर तो और ज़्यादा इफेक्ट होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को हम यहाँ पे स्ट्रेंथन करते हैं। अलग अलग जो स्टोन क्रशर्स होते हैं उनके काम के ऊपर भी रोक लगा दी जाती है। तो ये इस तरह से आपका ग्रैब 3 आज के समय इन्फोर हो चुका है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दरअसल में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के ऊपर ही एस्टैब्लिश हुआ था, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ EPCA, इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी, एंड उसके हिसाब से हमने ये ग्रैब को इम्प्लीमेंट किया। एंड आप ध्यान में रखिएगा कि इसकी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दिल्ली एंड NCR। ये रीजन के अंदर CAQM की इन्फोर्समेंट अथॉरिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ बातें थी AQI और ग्रैब के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग KL पीस अकॉर्ड। मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर आप दो देश देखना, एक देश है यहाँ पे थाईलैंड और एक देश है यहाँ पे कंबोडिया। अब देखो जैसा कि देशों के बीच में होता है ना कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होता ही है। सिमिलरली यहाँ थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में यहाँ पे कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, यहाँ पे प्री विहार के नाम से एक जगह है, ये अपने आप में काफ़ी डिस्प्यूटेड आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको
टामोएन टेम्पल्स। ये जो टेम्पल्स है ना, ये अपने आप में, इसके आसपास का जो रीजन है, ये अपने आप में दोनों देश क्लेम करते हैं कि ये हमारी टेरिटरी का हिस्सा है। दैट इज़ वाई क्या होता है कि इनके बॉर्डर के ऊपर ना अक्सर यहाँ पे झड़प देखने को मिल जाती है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में। और ये झड़प आज से नहीं है, ये बहुत पुरानी है। दरअसल में अगर हम पास्ट में जाए ना, तो 1907 के अंदर जब फ्रेंच कॉलोनियल अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर डिमार्केशन किया, ठीक है ना, तो उस समय सही ढंग से डिमार्केशन नहीं हो पाया। पता ही नहीं लग पाया कि कौन सा पार्ट कौन से देश में है। जैसे आप लोग जानते होंगे, ब्रिटिशर्स जब भारत से गए तो हड़बड़ी में सारा काम किया उन्होंने, तब भी यही दिक्कत आई। अब इधर भी यहीं पे दिक्कत आ रही है, यहाँ थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में। तो आप नोटिस कर पाओगे कि इन रीजन्स के अंदर यहाँ पे 2008 से लेकर 2011 के बीच में काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों में दिक्कतें हुई एंड काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई उस पर्टिकुलर वायलेंस के अंदर। फिर अब जाके 2025 में फिर से यहाँ पे दोनों देशों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें 38 लोग यहाँ पे मार गिराए गए एंड 3 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हुए। बाद में जाके क्या होता है ना, केएल पीस अकॉर्ड साइन होता है। केएल यहाँ पे क्या है, केएल इज कुआलालंपुर, ठीक है, मलेशिया की जो है कुआलालंपुर। तो वहाँ पर इनके दोनों के देशों के बीच में एक समझौता हुआ, एक पीस डील हुई एंड कोशिश ये करी गई कि अब हम यहाँ पे अपने ट्रूप को यहाँ से विदड्रॉ करेंगे। पर अभी नवंबर में फिर से क्या हो गया है, देखो नवंबर में पता क्या हुआ, एक लैंड माइन जो थी ना, वो यहाँ पे फट गई। इस लैंड माइन के फटने की वजह से क्या हुआ, थाईलैंड के कुछ सोल्जर्स थे वो मारे गए। अब थाईलैंड ने यहाँ पे कंबोडिया पे बोल दिया कि कंबोडिया तो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कंबोडिया ने फिर क्या बोला, कंबोडिया ने बोला भाई ये पहले के लैंडमाइन कहीं बिछे हुए थे, तो वो अब जाके फटे हैं, जिस वजह से आपके सोल्जर्स की यहाँ पे डेथ हुई है। पर फिर से दोनों देशों के बीच में यहाँ पे एक तरह से फिर से यहाँ पे एक तरह से लड़ाई स्टार्ट हो गई है। तो ये पीस अकॉर्ड जो था, जो केएल पीस अकॉर्ड, हमें लगा था कि शांति आ चुकी होगी, वैसा नहीं हुआ है। ये पीस अकॉर्ड सस्पेंड हो चुका है अब आज के समय के ऊपर एंड इससे कहीं न कहीं खतरा ये बढ़ चुका है कि फिर से डिस्प्यूट बढ़ता रहेगा, आस-पास के जो लोग हैं उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आएगा। प्लस ये दोनों देश आसियान के मेंबर्स हैं, तो इससे कहीं न कहीं आसियान की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी यहाँ पे खतरा बढ़ता है। तो इससे अब क्या कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर? देखो आगे वाले समय के अंदर तो कर तो यही सकते हैं कि आपस में मिलकर दोनों डिस्कशन करें, वेरीफ़ाई करें कि हाँ लैंड माइन जो फटी हैं, वो क्या वाक़ई में पुरानी थी या नहीं थी, ताकि मिस इन्फॉर्मेशन से बचा जा पाए। प्लस एट द सेम टाइम केएल पीस अकॉर्ड को हम वापस से रीएक्टिवेट करें। इसके अलावा माइन क्लियरेंस जल्दी से जल्दी करी जाए, जो भी माइन्स इस तरह से बिछी हुई हैं एंड साथ ही साथ इनको यहाँ पे आपके जो जिनेवा कन्वेंशन है वो फॉलो करने चाहिए। अब आप पूछोगे जिनेवा कन्वेंशन क्या है? देखो जिनेवा कन्वेंशन ना दरअसल में 1949 के अंदर अडॉप्ट हुए थे, जो बात करते हैं ह्यूमैनिटी, इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी की। बेसिकली मान लेते हैं कोई सोल्जर्स हैं जो घायल हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जिनेवा की पहली कन्वेंशन है। इसके अलावा सेकंड कन्वेंशन के अंदर जो भी आपके मिलिट्री पर्सनल है सी के ऊपर, उनको प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग सेकंड कन्वेंशन देखने को मिल जाएगी। फिर जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, ठीक है, उनकी कैसी कंडीशन में वो रखे जाएँगे, वो थर्ड कन्वेंशन है एंड आम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी फोर्थ कन्वेंशन है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपके डिस्प्यूटेड एरियाज़ के अंदर भी थोड़ी स्टेबिलिटी और शांति रहे, उसके लिए आपको जिनेवा कन्वेंशंस ये देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट इसी जिनेवा कन्वेंशंस के आपके 2 प्रोटोकॉल्स भी हैं, एक 1977 से और एक 2005 से, जिन्होंने इस प्रोटेक्शन को आगे जाके और ज़्यादा एनहांस किया है, जहाँ पर आपके इंटरनेशनल और नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स भी यहाँ पे कवर हुए हैं। तो ये कुछ बातें थी केएल पीस अकॉर्ड के बारे में, जो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं हमारे टॉपिक अमार सोनार बांग्ला के रिगार्डिंग। देखो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ वंदे मातरम के बारे में डिस्कशन किया था, उसकी पूरी हिस्ट्री मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। तब मैंने आपको बताया था कि वंदे मातरम के 150 साल कंप्लीट हो गए हैं एंड दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कंट्रोवर्सी पता क्या आ गई है कि हम लोगों वंदे मातरम को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, 150 साल कंप्लीट हुए, पर कहीं ना कहीं अमार सोनार बांग्ला के जो 120 साल कंप्लीट हुए हैं 2025 के अंदर, उसको कोई सेलिब्रेट ही नहीं कर रहा। ऐसा यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है। तो कोई बात नहीं, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर अमार सुनार बांग्ला क्या है। देखो एक्चुअली ना हमें इन कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं जाना कि ये करो वो करो, ठीक है, ये सब पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं। हमें अंडरस्टैंडिंग जो करनी है कि हाँ भाई इनका मीनिंग क्या है, कहाँ से रीजन हुआ, वो सारा मैंने आपको वंदे मातरम का पिछले डिस्कशन के अंदर बता दिया था एंड आज मैं आपको अमार सुनार बांग्ला के बारे में बता देता हूँ। देखो दरअसल में अगर हम बात करें ना, तो आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि देखो लॉर्ड कर्जन जो थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया एंड उस वजह से काफ़ी कोशिश करी गई कि इस तरह से बंगाल को ना बाँटा जाए, है ना? और उस समय आप जानते होंगे
जो स्वदेशी मूवमेंट था वो भी यहाँ पे रन हुआ उसके बाद। एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पर इस सॉन्ग को कंपाइल किया था, इसको कंपोज किया था, अमार सुनार बांग्ला को। ये एक देशभक्ति का आपको गीत आपको देखने को मिल जाएगा, जो बंगाल को एक अफेक्शनेट, एक प्यार भरी माँ के तौर के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट करता है, उसको पोर्ट्रे करता है। तो विभाजनकारी नीति नहीं, आप लोगों को साथ में मिलकर रहना है, एक मिलकर रहना है, इकट्ठे मिलकर रहना है, और जो आपके ऊपर जुल्म करे उसके अगेंस्ट आपको साथ मिलकर खड़े होना है। यही है अमार सुनार बांग्ला के इस गीत का अर्थ, राइट। तो इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 के अंदर यहाँ पे कंपोज किया था। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना जो गीत है वंदे मातरम, वो भी कहीं न कहीं इंस्पायर हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर जी के अमार सुनार बांग्ला से ही। इसके अलावा अगर हम बात करें, बांग्लादेश ने 1971 के अंदर अमार सुनार बांग्ला को अपना नेशनल एंथम यहाँ पे अडॉप्ट किया था, है ना? एंड कहीं न कहीं भारत और बांग्लादेश के बीच में ये बहुत अच्छा एक रिश्ता है अमार सुनार बांग्ला के माध्यम से। तो आप ऐसा कह सकते हो कि वंदे मातरम भी और अमार सुनार बांग्ला दोनों कहीं न कहीं बात करते हैं प्यार की, दोनों बात करते हैं मोहब्बत की, दोनों बात करते हैं साथ में मिलकर रहने की। एंड इसीलिए दोनों के लिए हमारे दिल में अच्छे से प्यार होना चाहिए, अच्छे से दोनों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो वंदे मातरम हो या अमार सुनार बांग्ला हो। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर रिफ्ट वैली फीवर। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो इसका नाम ये क्यों है रिफ्ट वैली फीवर। देखो, जो रिफ्ट वैली फीवर नाम आया है ना, ये कीनिया की दरअसल में रिफ्ट वैली से आया है। सबसे पहली बार रिफ्ट वैली फीवर वहां देखा गया, दैट इज वाई हमने इसका नाम रख दिया रिफ्ट वैली फीवर। अब होता क्या है इसके अंदर, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली ना ये एक वायरल है, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो वायरस है ना, इसका नाम है फिलोबो वायरस, ठीक है। ये जो फिलोबो वायरस है, ये आपके शीप को, आपके गोट को, कैटल हो गया या कैमल वगैरह हो गया, इनको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब जब वायरस ने इनको इन्फेक्ट किया तो क्या होगा, ये आगे जाके ह्यूमन तक भी पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, देखो मान लो मच्छर है, मच्छर यहाँ पे पहले इनके कांटेक्ट में आया, फिर उसने ह्यूमन को काटा, तो उससे कहीं ना कहीं ह्यूमन के अंदर भी आ सकता है। या तो मॉस्किटो की बाइट से आ जाएगा, या फिर अगर मान लीजिए हम इस तरह के इन्फेक्टेड एनिमल के कांटेक्ट में आते हैं, उनके फ्लूइड से कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे इंसानों तक फैल सकता है। सो दैट इज वाई ये एक तरह की क्या है, जूनोटिक डिजीज, एनिमल से ह्यूमन तक ये आ सकती है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती, बट हाँ इतना जरूर है कि एनिमल से इंसानों तक यहाँ पे फैल जाती है। अब इसमें होता क्या है, देखो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करना, ज़्यादातर जो इसके इन्फेक्शन होते हैं वो थोड़े हल्के ही होते हैं, माइल्ड होते हैं, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट बढ़ भी जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, नॉर्मली तो आपको फीवर, मसल पेन, थोड़ी थकावट वगैरह फील होगी, पर अगर इसका खतरनाक वाला वर्जन है ना, तो उस केस में ऑकुलर डिजीज हो सकती है। ऑकुलर डिजीज आपकी आंखों के साथ लिंक्ड है, आपकी आंखों में जैसे कैटरेक्ट हो गया, ठीक है ना, कंजक्टिवाइटिस हो गया, आईज की इन्फेक्शन होगी, वो सब हो जाता है। या फिर मेनिंगो एंसेफलाइटिस, ठीक है, ये आपके ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में है, ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो गया या उसके मेम्ब्रेन्स के साथ आपका लिंकेज हो गया, उन सब चीज़ों का ऊपर भी इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हेमोरेजिक फीवर, ये दरअसल में बात करता है कि आपका फीवर के साथ साथ आपकी ब्लीडिंग होती है, ब्लड वेसल आपके डैमेज हो जाते हैं। तो ये सब खतरनाक चीज़ें भी हो सकती हैं, जिससे कहीं न कहीं जो फर्टिलिटी रेट है, डेथ रेट जो है बेसिकली वो 50% तक भी हो सकती है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि रिफ्ट वैली फीवर के लिए कोई एंटीवायरल थेरेपी नहीं है। तो क्या करते हैं, हम लोग पानी आपको ज़्यादा पिलाएँगे, ऑर्गन मॉनिटर करेंगे, ब्लीडिंग को मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी सिम्पटम्स है ना, उनको कहीं न कहीं ट्रीट करने की यहाँ पे कोशिश करती है। इसको डायग्नोज़ करना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है? अच्छे से इनको टेस्टिंग करनी पड़ती है, तब जाके पता लगता है। एंड प्रिवेंट करने के लिए हम ज़्यादा फ़ोकस कर पाते हैं, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है ना इसके लिए, इंसानों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। एनिमल के लिए वैक्सीन है, पर इंसानों के लिए वैक्सीन नहीं है। सो इट बिकम्स कि हम थोड़ा प्रिवेंशन के ऊपर फ़ोकस करें, और प्रिवेंशन के लिए फ़ोकस करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? वन हेल्थ अप्रोच, राइट? हम लोग ह्यूमन हेल्थ को, इन्वायरमेंट हेल्थ को और एनिमल हेल्थ को साथ में लेके चलें। इन तीनों का कॉम्बिनेशन के साथ ही, इन तीनों का एक दूसरे के साथ लिंकेज है। अगर हमने एनिमल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, तो कहीं न कहीं ज़ूनोटिक डिजीज़ के माध्यम से वो ह्यूमन हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेगी, और एनवायरनमेंट हेल्थ भी आपकी एनिमल की हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो तीनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर हम ये वाली डब्ल्यूएचओ की वन हेल्थ अप्रोच को यहाँ पे मैनेज करते हैं, तो उससे कहीं न कहीं हम यहाँ पे इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है, भारत ने कभी भी
रिफ्ट वैली फीवर वाले केसेस यहाँ पे रिपोर्ट नहीं किए हैं। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने कंफर्म किया है कि रिफ्ट वैली फीवर का आउटब्रेक आया है मोरिशियाना और सेनेगल के अंदर, एंड इस तरह से 42 के आसपास लोगों की यहाँ पे डेथ हुई है इस रिफ्ट वैली फीवर की वजह से अभी रिसेंटली। अगला टॉपिक दोस्तों हमारे सामने है विनबैक्स। विनबैक्स क्या है? इंडिया वियतनाम आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स। इसका जो छठा एडिशन है वो यहाँ पर वियतनाम हेनोई के अंदर हो रहा है। दरअसल में दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों की आर्मी के बीच में आपस में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज होती है। इसका पहला एडिशन जो हुआ था वो 2018 में जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, एंड इस तरह से फिर ये हर साल इस तरह से दोनों देशों के बीच में एक्सरसाइज हो रही है। एंड अब ये एक्सरसाइज हो रही है वियतनाम हनोई के अंदर, जो छठी एक्सरसाइज आपको देखने को मिल गई है। अब इसमें फोकस किया जाएगा जो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस होते हैं उसके रिगार्डिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के रिगार्डिंग, साथ में मिलकर दोनों देश कैसे दुनिया के अंदर ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं उसके ऊपर फोकस होगा। मिलिट्री टू मिलिट्री आपकी कॉपरेशन यहाँ पे बढ़ेगी, एंड इंडो पैसिफिक के अंदर स्टेबिलिटी बेहतर होगी। और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जिसके अंदर हम आसियान देश और बाकी देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा विनबैक्स। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था उसमें एक था अंगोला के बारे में। दोस्तों अंगोला के बारे में जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये अपने आप में बिल्कुल आपको ठीक देखने को मिलेगी। बुकर प्राइज़ की दोस्तों बात करते हैं तो बुकर प्राइज़ आपका उन नॉवेल्स को मिलता है जो इंग्लिश में पब्लिश होती है यूके या आयरलैंड के अंदर, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ग्रेटर फ्लेमिंगो की बात करें तो इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपका लीस्ट कंसर्न ही है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एक्साइज मित्र शक्ति की बात करें तो इंडिया और फ्रांस नहीं बल्कि आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्साइज मित्र शक्ति आपको देखने को मिलती है, इसलिए आखिरी स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।